स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इंसुलेटर में वो कैसे होता है। एक जनरलाइज फार्मूला भी हमने निकाला था। जनरलाइज फार्मूला हमारा निकल के आया था कि कैपिटल वी एन प्लस वन इक्वल टू स्मॉल वी एन बाई एम प्लस कैपिटल वी एन के बराबर। ये जनरलाइज फार्मूला भी हमने निकाला था। ठीक है, वेयर वी एन क्या था आपका नोड पोटेंशियल, जो वी एन की वैल्यू थी कैपिटल वी वन प्लस वी टू प्लस डॉट डॉट वी एन के बराबर। ये चीज हमने निकाली थी। तो हमने देखा था कि नियरेस्ट टू कंडक्टर जो था आपका वोल्टेज स्ट्रेंथ इंसुलेटर का वो मैक्सिमम था, और जो सबसे आउटर मोस्ट यानी टावर के पास जो था उस पे सबसे कम वोल्टेज था, यानी स्ट्रेस सबसे कम था। हम बात करने जा रहे हैं आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी की। स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती क्या है? नाम से ही लग रहा होगा कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग हम किसका बनाते हैं? इंसुलेटर्स का। तो वो जो इंसुलेटर का हम स्ट्रिंग बना रहे हैं टू आइसोलेट द कंडक्टर फ्रॉम द टावर, उसकी एफिशिएंसी क्या है? क्योंकि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, तो ये जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है आपकी मीटा इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग। पूरे के पूरे स्ट्रिंग के टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रिंग एन मान लो हमारा है, एन इंटू वोल्टेज अक्रॉस इंसुलेटर नियरेस्ट टू कंडक्टर। जो सबसे कंडक्टर के पास में आपका वोल्टेज है, ठीक है, नियरेस्ट टू कंडक्टर, जो भी वोल्टेज स्ट्रेस है आपका इंसुलेटर का नियरेस्ट टू कंडक्टर वो। क्लियर? तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि नियरेस्ट टू कंडक्टर का आपको वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग निकालना है। टोटल नंबर ऑफ आपको इंसुलेटर्स पता ही होंगे, वेयर वेयर एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंसुलेटर्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी का। क्लियर? तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी अगर हम बात करें टर्म में एफिशिएंसी के, तो ये आउटपुट अपॉन इनपुट ही होता है। क्लियर? तो आउटपुट अपॉन इनपुट, ये आपका इनपुट ही है, क्योंकि हम आइडियल बेसिस में क्या चाहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज का हर एक इंसुलेटर में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो नियरेस्ट टू कंडक्टर कितना मैक्सिमम स्ट्रेस पड़ रहा है, क्लियर, वो अगर हम एज्यूम कर लें कि सेम आपका स्ट्रेस हर एक इंसुलेटर पे पड़े, तो हम सिंपली क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंसुलेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें अगर इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस कंडीशन में हमें इनपुट वोल्टेज पता चल जाएगा इस तरह से। ठीक है? और वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग जो फॉर्म हो रहा है हमारा, क्लियर, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वो चीज है ये। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, तो ये रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट ही है, लेकिन यहाँ पे हम पावर के टर्म में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रेस के टर्म में बात करें। तो स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस द इंसुलेटर, यानी कैपेसिटर पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, वो वोल्टेज की वजह से ही पड़ रहा है। ठीक है? कहीं कहीं हम इसको एक और नाम होता है एसओवी, एसओवी ऑफ स्ट्रिंग अपॉन एन इंटू एसओवी ऑफ इंसुलेटर नियरेस्ट टू कंडक्टर। बस उस वोल्टेज का दूसरा नाम बोल देते हैं। क्लियर? एसओवी का मतलब होता है स्पार्क ओवर वोल्टेज। एसओवी इज टर्म्ड एज स्पार्क ओवर वोल्टेज। तो अगर आपको स्पार्क ओवर वोल्टेज के टर्म में कोई चीज दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो वोल्टेज अक्रॉस द इंसुलेटर, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग ही है। स्ट्रिंग का मतलब ये हो गया कि टोटल आपका जो इंसुलेटर बन रहा है उसकी वजह से कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्लियर होगा अभी।
म्यूट करो माइक, कौन है ये? न्यूमेरिकल विजिबल है? हेलो, बच्चों न्यूमेरिकल विजिबल है? यस सर, दिख रहा है। एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा क्या चीज करना है, कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि ईच इंसुलेटर ऑफ 30 kV 33 kV 3-phase system is suspended by a string of 3 similar insulator। यानी नंबर ऑफ इंसुलेटर जो है n की वैल्यू अगर हम बात करें तो n की वैल्यू 3 है। क्लियर? द कैपेसिटेंस 9 कैपेसिटेंस टू ग्राउंड। कैपेसिटेंस टू ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जो पिन टू ग्राउंड होता है वो कैपेसिटेंस यानी C। क्लियर? ठीक है, वो होता है आपका मतलब पिन टू मेटालिक पिन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस दिया हुआ है आपका ये आपका होता है C, ये हमने पढ़ ही रखा है। क्लियर? और कैपेसिटेंस ऑफ डिस्क जो आपका इंसुलेटर्स होता है, क्लियर, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है? M इंटू सी के बराबर। कैपेसिटेंस ऑफ डिस्क क्या होता है? M इंटू सी के बराबर। और ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द कैपेसिटेंस ऑफ ईच डिस्क इज 9 टाइम्स द कैपेसिटेंस टू द ग्राउंड, यानी C का 9 टाइम्स है, यानी ये 9C दिया हुआ है। यानी यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो M की वैल्यू हमने क्या निकाल ली? 9। क्लियर? आपको क्या दिया हुआ है कि लाइन वोल्टेज, ये चीज ध्यान रखना, हमेशा ये बताने के बाद भी बच्चे गलतियां करते हैं। लाइन वोल्टेज आपको दिया हुआ है 33 kV। क्लियर? तो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा? लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें पर फेज एनालिसिस करनी होती है तो फेज वोल्टेज को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये VL/√3 के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33/√3। कितना आ रहा है बताओ तो? हेलो, सुशील कितना आ रहा है ये? सर 19.05 19.05 kV। ठीक है, ये हमें मिल गया V। और V की वैल्यू चूंकि V इंसुलेटर्स है तो अगर हमें डायग्राम अगर बनाना हो, आप चाहो तो डायग्राम बना भी सकते हो, चाहो तो ना बनाओ, सीधे सीधे फॉर्मूले पे रख के आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो फटाफट। 3 इंसुलेटर होने का मतलब क्या हो गया? 1 इंसुलेटर, 2 इंसुलेटर एंड 3 इंसुलेटर। ये हो गया सेल्फ। और ये आपका मेटालिक पिन टू ग्राउंड, मेटालिक पिन टू ग्राउंड। ठीक है, ये मेरा कंडक्टर। क्लियर? ठीक है, ये हमारी क्या होती है? M इंटू सी। और ये आपका यहाँ भी पिन लगाएंगे तो ये भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे आपका ये चीज निकल के आता है। ठीक है ना? और ये जो वैल्यू होती है ये कैपिटल V1 हम मान के चलते हैं, ये V2 मान के चलते हैं और ये V3 मान के चलते हैं। ये किया था हमने लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर मैं बात करूं लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज की तो वो कितना है? V। कंडक्टर का अगर मैं लाइन पर फेज वोल्टेज बताऊं तो ये हमारा क्या है? ये पूरा का पूरा चीज क्या है? न्यूट्रल ही है। तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या है? V है, यानी V माइनस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। यानी V की वैल्यू क्या होगी आपकी? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। एक इक्वेशन तो आपका ये रहेगा ही रहेगा। कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये चीज देखना है, क्योंकि केवल डाटा में 2 चीजें गिवन है, मतलब 3 चीजें, नंबर ऑफ इंसुलेटर्स, M की वैल्यू एंड लाइन वोल्टेज ऑफ द लाइन। क्लियर? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है?
तो हमें पता है कि हम जानते हैं Vn+1 की जो वैल्यू होती है, आप फार्मूला को याद मत करें, सिंपली ये फार्मूला भी अगर आपको याद है ना तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। Vn/m प्लस कैपिटल Vn, जहाँ पे Vn की वैल्यू क्या होती है, V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट Vn के बराबर। क्लियर? ये फॉर्मूला एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको आपको दिमाग में रखना होगा। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं n की वैल्यू, मान लो मैं 2 पुट करूं, 1, n की वैल्यू मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1/m प्लस, और स्मॉल V1 की वैल्यू क्या हो, कैपिटल V1 के बराबर, तो इसको हम लिख लेंगे V1+1/m, वेयर स्मॉल V1 इक्वल टू कैपिटल V1। जब हम इस फॉर्मूले में भी रखेंगे तो केवल क्या होगा, कैपिटल V1 ही आएगा, बाकी सब टर्म नहीं रहेंगे। क्लियर? क्योंकि स्मॉल V1 इज द, अगर बात करो तो स्मॉल Vn का मतलब होता है सिग्मा V, n की वैल्यू 1 से लेके n तक। क्लियर? सिमिलरली n की वैल्यू हम 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये V3 इक्वल टू V2/m प्लस कैपिटल V2, ये क्या हो जाएगा आपका, V2 का मतलब क्या हो गया, कैपिटल V1 प्लस V2/m प्लस कैपिटल V2। ठीक है? V2 की वैल्यू V1 के टर्म में तुमको पता ही है, तो वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमने निकाला भी था, ये वैल्यू आती है 1+3/m स्क्वायर इंटू V1 के बराबर, ये हमने कैलकुलेट भी किया था। आप चाहे तो यहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर सकते हैं। ठीक है? अब हमें पता है कि V की वैल्यू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। आप चाहो तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दो, सीधे सीधे m की वैल्यू पुट करके आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो सारा वैल्यू V1 V2 का वैल्यू V1 के टर्म में निकल आएगा, m की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितना आएगा, 1+1/9 यानी 10/9 V1। V2 की वैल्यू क्या आ गई, 10/9 V1। यहाँ पे भी m की वैल्यू 9 पुट करो तो क्या आ जाएगा, ये 1+3/9 प्लस 1/81 इंटू V1, ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी 12/9 प्लस 1/81 इंटू V1, ये आ जाएगा, ये 108 प्लस 1 109, यही आ रहा है। हेलो बच्चों, यही आएगा ना V3 की वैल्यू, श्रुति श्रुति, हेलो राशिका, यस सर, यही आ रही है 109/81। ठीक है? तो हमारा V3 भी V1 के टर्म में आ गया, V2 भी V1 के टर्म में आ गया। हम ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें वैल्यू पता है, ये हमारे लिए नोन वैल्यू है। हमारे लिए अननोन क्या है, V1 V2 और V3, और यही से आपसे पूछा भी जा रहा है कि ये वैल्यूज क्या होंगी और स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी। क्लियर? यही चीज आपसे पूछी भी जा रही है। तो जब हम V1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, V2 इन टर्म्स ऑफ V1 है, V3 भी इन टर्म्स ऑफ V1 है, तो हम V2 और V3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमें V पता है कि V की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वो कितनी आई हुई हमारी 19.05 kV, तो क्या हो जाएगा, ये 19.05 kV इक्वल टू V1 की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे। V2 की वैल्यू कितनी है हमारी 10/9 V1 प्लस V3 की वैल्यू कितनी है हमारी 109/81 V1। क्लियर? तो यहाँ से V1 कॉमन ले लो, वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, ये 19/9, ये बताओ कितना आ रहा है। यही आ रहा है क्या वैल्यू? 171, 271, 280, ठीक है। तो V1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 19.05 इंटू 81 अपॉन 1280, ये कितना आ रहा है बताओ जरा तो, V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करो इसको। सो 5.510। 5.51 kV, यस सर। ठीक है, वेरी गुड।
अब क्या पूछा है, हमें स्ट्रिंग का जो इंसुलेटर है, मतलब ईच डिस्क, देखो वोल्टेज, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ईच इंसुलेटर, वो निकालना है, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या हो गया, V1 की वैल्यू पता चल गई हमको, V2 क्या है हमारा, V2 इक्वल टू 10/9 टाइम्स ऑफ V1। वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग आएगी, आई थिंक 6.123। 6.13 केवी के आसपास आ जाएगा। सिमिलरली V3 की वैल्यू क्या होगी, 109/81 इंटू V1। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, ये ऑब्वियस सी बात है 6.13 से ज्यादा ही आना है, क्योंकि जैसे जैसे हम कंडक्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे वोल्टेज का स्ट्रेंथ बढ़ता ही जाएगा। 7.41 समथिंग आ रहा है क्या, ये कितना आ रहा है? 7.414। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू हमको मिल गई। जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें ईच इंसुलेटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमसे पूछ क्या रहा है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन करते समय आपने हमेशा ध्यान रखना कि हमें पर फेज एनालिसिस करनी है। लाइन वोल्टेज अगर दिया हुआ है तो पहले उसको आप फेज वोल्टेज में कन्वर्ट ही करेंगे। तो हमें क्या देखना है, वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग अपॉन n इंटू वोल्टेज नियरेस्ट वोल्टेज इन अक्रॉस इंसुलेटर नियरेस्ट टू कंडक्टर। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो नियरेस्ट टू कंडक्टर कौन सा वोल्टेज है, नियरेस्ट टू कंडक्टर क्या है, V3। तो ऑब्वियस सी बात है नियरेस्ट टू कंडक्टर वोल्टेज क्या हो गया, V3 हो गया। क्लियर, तो नीचा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, यानी जो आपका फेज वोल्टेज है वही वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग होगा, क्योंकि आप इन तीनों को सम करेंगे ना, तो सेम चीज है, सेम वैल्यू आनी है। वो कितना थी हमारी, V की वैल्यू क्या थी, 19.05, वही आपका वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग भी होगा, जो आपका फेज वोल्टेज होगा। सारी चीज हमने किलो वोल्ट में निकाली है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ इंसुलेटर कितने हैं, 3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट कंडक्टर यानी V3। क्लियर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19.05 अपॉन 3 इंटू V3 की वैल्यू कितनी है हमारी, 7.41। कितना आ रहा है ये, 0.856। 0.856। यानी अगर हम परसेंटेज एफिशिएंसी निकाले तो परसेंटेज एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 85.64। तो देखो प्रॉब्लम जो है ना, मतलब पावर सिस्टम 1 में जो प्रॉब्लम है ना, केवल कन्वेंशनल अप्रोच पे होते हैं, कोई हम उसमें मतलब अपने तरफ से इनपुट नहीं दे सकते। जो थोड़ा सा मैंने तुम लोगों से इंडक्टेंस वगैरह का पूछा था ना, वो आता question। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन तो कन्वेंशनल ही आते हैं इसमें, तो सीधे फॉर्मूले पे होते हैं। गलतियां कहाँ होती है कि हमें परफेक्ट एनालिसिस करना होता है, जो डाटा हमें दे दिया गया रहता है हम उसी पे क्वेश्चन को अप्रोच कर देते हैं। लोग क्या करते हैं कि VL को ही V मान लेते हैं और क्वेश्चन को अप्रोच कर देते हैं, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें ये काम नहीं करना। क्लियर, किसी को डाउट है इसमें, हेलो, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन विजिबल है, क्वेश्चन विजिबल है ना, हेलो मौर्य जी, क्वेश्चन विजिबल है। यस सर।
देखो ये थोड़ा सा बस लैंग्वेज में चेंज है इस क्वेश्चन में, मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को उठाया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच लाइन ऑफ थ्री फेज सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ थ्री सिमिलर इंसुलेटर। यहाँ भी इंसुलेटर सिमिलर ही है, यानी सिमिलर इंसुलेटर का मतलब क्या होगा, सबका कैपेसिटेंस सेम होगा। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट इज 17.5 kV। देखो लोग कंफ्यूजन में कहाँ में कि ये आपका स्ट्रिंग के बारे में दे दिया है, अब ये बोल रहा है ना वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट, ये यूनिट बोल रहा है, लोग इसको लाइन वोल्टेज समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये लाइन यूनिट का मतलब ये हो गया कि नियरेस्ट टू कंडक्टर जो आपका वोल्टेज है वो 17.5 केवी है, यानी कैपिटल V3 की वैल्यू आपको 17.5 केवी दिया गया। कैपिटल V3 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि तीन इंसुलेटर्स है, ऑब्वियस सी बात है कि तीन इंसुलेटर का क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V1 V2 एंड V3 होगा। और नियरेस्ट टू कंडक्टर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट का मतलब हो गया नियरेस्ट टू कंडक्टर, यानी लाइन के पास, तो वो 17.5 केवी। अब क्या करना है हमें, कैलकुलेट द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, यानी मुझे V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी पर फेज वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज का मतलब क्या होता है, फेज वैल्यू। Assume the shunt capacitance between each insulator and earth is 1/8 of the capacitance of insulator itself। देखो थोड़ा सा लैंग्वेज में बस चेंज किया है, ये कह रहा है कि जो आपका शंट कैपेसिटेंस है, शंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि जो आपका पिन टू अर्थ कैपेसिटेंस है, क्लियर, वो शंट कैपेसिटेंस मैंने कल भी आपको थोड़ा सा ये जिक्र किया था, शंट कैपेसिटेंस एंड सेल्फ कैपेसिटेंस। तो शंट कैपेसिटेंस अपॉन सेल्फ कैपेसिटेंस का जो रेशियो दिया हुआ है, सेल्फ कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो गया, ये इंसुलेटर का कैपेसिटेंस है, ये क्या है, इंसुलेटर का कैपेसिटेंस है। और शंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, पिन टू अर्थ कैपेसिटेंस है, जो मेटालिक पिन है वो कैपेसिटेंस है, क्लियर। और ये क्या होता है, इसकी वैल्यू सी होती है, और इसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी, एम इंटू सी होती है, भी किया था। तो सी अपॉन एम सी की वैल्यू दी गई है 1/8। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि सन कैपेसिटेंस ईच इंसुलेटर एंड अर्थ इज 1/8 ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटर itself। 1/8 का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि सन कैपेसिटेंस की वैल्यू 1/8 टाइम्स ऑफ द सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटर होगी। यानी अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो एम की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 8 मिल गई। तो देखो लैंग्वेज से बस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है, हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बस लैंग्वेज को इन्होंने उल्टा सीधा कर दिया है ताकि इसमें आप कंफ्यूज हो कि 1/8 दिया हुआ है। सिंपल ये जानो कि जो शंट कैपेसिटेंस होता है वो पिन टू अर्थ होता है, वो सी होता है। जो सेल्फ कैपेसिटेंस होता है वो म्यूचुअल कैपेसिटेंस होता है, वो एम इंटू सी होता है, क्लियर। तो कुछ भी अगर दिया हो वहां से आप एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, V3 हमको दिया हुआ है। तो फिर से क्वेश्चन को वैसे ही करना है हमें, डायग्राम बनाने की जरूरत तो है नहीं। तो V2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1 + 1/m इंटू V1, जो क्या हो जाएगा आपका 1 + 1/8 इंटू V1, और ये क्या हो जाएगा आपका 9/8 V1, क्लियर। V3 की वैल्यू क्या आ जाती है, फॉर्मूला तो आप वही लगाया करिए, स्मॉल V2 अपॉन M प्लस कैपिटल V2, वैल्यू पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, V1 + V2 अपॉन M प्लस कैपिटल V2। केवल आपको क्या करना है, इस V2 की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, पुट कर दो तो V1 V2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9/8 V1, यहाँ पुट कर दिया अपॉन 8 M की वैल्यू 8 प्लस 9/8 V1। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हमने क्या किया, V2 से V2 का रिलेशनशिप V1 के टर्म में निकाला, फिर V3 में V2 आ रहा है तो बस जो हमने V2 V1 के टर्म में निकाला है उसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो 1 + 3/m + 1/m स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है यूज करने की इसको। तो ये क्या आ जाएगा आपका 17/8 V1 अपॉन 8 प्लस 9/8 V1। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 89/64 V1।
बहत्तर बहत्तर 79, ठीक है। क्लियर है चीज? हेलो बच्चों, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ये चीज क्लियर है ना? 89/64 V1 आ गया। V3 की वैल्यू कितनी दी गई है? देखो यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट इज 17.5 kV। V3 की वैल्यू दी गई है आपको, तो V3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा? 17.5 kV इक्वल टू 89/64 इंटू V1। V1 की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है? V1 की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है? पोरवाल, त्यागी, हेलो 12.58। 12.58 अरे एक जने कोई बोलो, आवाज कट रहा है। 12.58। 12.5 12.58, 8 ठीक है। तो V1 की वैल्यू जब आ गई हमारी, तो V2 क्या है हमारा? 9/8 इंटू V1। इसकी वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? 14.16 हाँ 14.16, 14.16 ठीक है। तो V2 और V1 हमें मिल गया, तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या हो जाएगा? लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, यानी V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। और ये क्या हो जाएगा आपका? 12.58 V1 की वैल्यू प्लस 14.16 V2 की वैल्यू प्लस 17.5 V3 की वैल्यू। कितना आ रहा है ये बताओ? 44.24 44.24 kV, यानी लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हमें क्या मिल गया? 44.24 kV। अगर यही आपसे लाइन वोल्टेज पूछता, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज ऑफ सिस्टम, तो क्या सिंपली V इंटू √3 के बराबर, सिंपली हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि वो स्टार कनेक्टेड ही होता है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, वो आपने निकाल ही लिया। लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जितना आता है वही वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग होता है। तो ये V अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंसुलेटर 3 है, और नियरेस्ट टू द कंडक्टर आपका जो वोल्टेज है वो V3 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? V की वैल्यू आपकी 44.24 अपॉन 3 इंटू 17.5, कितना आ जाएगा? 2.04। 2.04, कितना आ रहा है? 0.843 0.843, क्लियर, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? परसेंटेज एफिशिएंसी 84.3%। तो दो तरह के न्यूमेरिकल मैंने दिखा दिए। एक बार मैंने बता दिया कि लाइन वोल्टेज के टर्म में अगर कुछ गिवन है तो उससे कैसे हम करेंगे। कुल मिला के क्या होता है ना कि एक कुछ नोन वैल्यूज दी गई होती है, उसी से हमें क्या करना होता है? अननोन को निकालना होता है, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको मैनिपुलेट करें। यहाँ पे V3 दिया था तो हमने V1 निकाला, वहां पे V दिया था तो हमने V1 निकाला। ये सारी चीजें हैं, इस सारी चीजें से हमने ये कैलकुलेशन किया हुआ है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही इजी होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना चाहिए। क्लियर, ठीक है। किसी कोई डाउट है?